नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये इंदौर शहर की है। इंदौर शहर को मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, यानी आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश का। तो इसी इंदौर शहर की कहानी है 9 दिसंबर की, इसी साल 9 दिसंबर 2023 की। इंदौर शहर का एक थाना लगता है जिसका नाम है एरोड्रम थाना, और इसी एरोड्रम थाना क्षेत्र का एक इलाका है जिसका नाम है अशोक नगर। और अशोक नगर में जो है एक विशाल सोनी नाम के व्यक्ति का जो है मकान है, घर है, बिल्डिंग जैसा है, 3-4 मंजिले का जो है घर है। तो इसी विशाल सोनी के जो बिल्डिंग है, घर है, इसी के तीसरे महले पे एक महिला रहती थी अपने परिवार के साथ। महिला का नाम सरिता ठाकुर। सरिता ठाकुर नाम की महिला जो है रहती थी परिवार के साथ। परिवार में उसका जो है पति ऋषि और एक बेटी इश्का और एक बेटा, ये 4 लोग रहते थे। और जो सरिता थी वो वहीं अशोक नगर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। अब जब वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी तो तरह तरह की महिलाएं वहां पर आती थीं। बहुत सारी महिलाओं के साथ उसके परिचय थे और इसी के साथ पुरुषों के साथ भी उसके परिचय थे। कई सारे लोगों के साथ दोस्ती थी। और कुछ लोग ऐसे थे जो समय समय पे जो है उसके घर पर, वहीं अशोक नगर जो विशाल सोनी के मकान में किराए पे रहती थी, वहां पर मिलने भी आते थे। जो आस पड़ोस के लोग होते थे वो भी जानते थे ये चीज। सबको पता था कि ये जो महिला है ये ब्यूटी पार्लर चलाती है, और उसके जो हाव भाव थे जो है वो ठीक ठाक नहीं थे। सबको पता था, आसपास के लोगों को पता था। तो जो लोग उससे मिलने आते थे सरिता ठाकुर से, उनमें से एक व्यक्ति और था जिसका नाम है रवि पूरन चंद्र ठाकुर, यानी रवि ठाकुर। रवि ठाकुर नंदा नगर एक है, वहां पर नंदा नगर का जो है रहने वाला था और शादीशुदा था। 3 बच्चों का पिता, उम्र करीब 42 साल के आसपास। और जो सरिता थी, सरिता ठाकुर, उसकी उम्र करीब 38 साल के आसपास। ये दोनों अच्छे दोस्त थे। तो रवि ठाकुर भी सरिता से समय समय पे उसके घर पर यहीं अशोक नगर में मिलने जुलने आता रहता था। और जब भी वो मिलने आता था तो आसपास के लोग भी उससे पूछते थे कि सरिता कौन लगती है, क्या है। तो वो सरिता को अपना मुंह बोली बहन बताता था। सब जानते थे। तो कभी भी वो मिलने वहां पहुंचता रहता था। लोग टच नहीं करते थे, टोकते नहीं थे, क्योंकि सबको पता था कि सरिता के साथ जो है उसके रिश्ते हैं, मुंह बोली बहन है, उससे मिलने आता है। और जो ये रवि ठाकुर था, ये वहीं इंदौर में जो है एक बस स्टैंड है जिसका नाम है सरवटी बस स्टैंड। इसी सरवटी बस स्टैंड के पास में जो है एक लॉज चलाता था, होटल। नाम था माँ वैष्णवी। इसी नाम का जो है लॉज चलाता था, होटल चलाता था, और अच्छा ठीक ठाक व्यवसायी था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। अब रवि जो था, रवि ठाकुर, ये शादीशुदा था, 3 बच्चों का पिता था। उसके बावजूद इसके कई सारी महिलाओं के साथ में जो है इलीगल संबंध थे, यानी अवैध संबंध थे। और जब भी जिन महिलाओं के साथ यह अवैध संबंध बनाता था तो उनका चोरी छुपे जो है अश्लील वीडियो बना लिया करता था, और फिर बाद में उन महिलाओं को ये ब्लैकमेल करता था और बार बार बुलाता था, परेशान करता था। और रवि के साथ में जो ये महिला थी सरिता ठाकुर, ये भी मिली हुई थी। तो इसके ब्यूटी पार्लर में, यानी सरिता की ब्यूटी पार्लर में बहुत जो है महिलाएं आती थी। अच्छे अच्छे घर की महिलाएं आती थी, पैसे वाली महिलाएं आती थी, खूबसूरत होती थी। तो ये बीच बीच में सरिता जो है, जो देखती थी ठीक ठाक महिला है, अच्छी महिला है, वो रवि ठाकुर से मिलवाती थी, परिचय करवाती थी। और जब परिचय करवाती थी यानी दोस्ती करवा देती थी। अब जब कोई भी महिला जो है सरिता के साथ में रवि ठाकुर से मिलती थी तो रवि ठाकुर भी ठीक ठाक था, दिखने में भी हट्टा कट्टा था, ठीक ठाक था। तो जब उस महिला की जो है रवि ठाकुर के साथ दोस्ती हो जाती थी, फिर वो बुलाता था मिलने जुलने के लिए अपने लॉज पर, और फिर वहीं पर जो है अपने बातों की झांसा में लेके उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था और गोपनीय तरीके से वीडियो बना लेता था, अश्लील वीडियो। और फिर बाद में उसी वीडियो के माध्यम से
उन्हें परेशान करता था, ब्लैकमेल करता था। और इस ब्लैकमेलिंग में भी जो है सरिता ठाकुर रवि का साथ देती थी, यानी दोनों मिले हुए थे। तो इसी सरिता ठाकुर के ब्यूटी पार्लर पर जो है एक महिला और आती थी। वहीं का एक इलाका है जिसका नाम है देवनगर, और देवनगर का एक जगह है जिसका नाम है खजराना। खजराना की रहने वाली ममता उर्फ पिंकी पवार, उम्र करीब 32 साल के आसपास, दिखने में काफी अच्छी, खूबसूरत, लेकिन शादीशुदा। ममता उर्फ पिंकी पवार, पिंकी के पति जो था उसका नाम था नितिन पवार, उम्र करीब 35 साल के आसपास, वो भी ठीक ठाक था, काम धंधा अपना करता था। तो यहीं पे जो है देवनगर के खजराना में इनका घर था, ममता उर्फ पिंकी का जो है। तो पिंकी भी इनके सरिता ठाकुर की जो है ब्यूटी पार्लर पर आती थी। अब जो ममता थी वो दिखने में काफी अच्छी, खूबसूरत, उम्र भी कम थी, 32 साल के आसपास में। तो सरिता जो है ममता से दोस्ती बना लेती है। अब सरिता और ममता की जब दोस्ती हो जाती है तो ममता को लगता है भाई ब्यूटी पार्लर चलाती है, ब्यूटिशियन है, और हर महिला ब्यूटिशियन से काफी लगाव रखती है क्योंकि सबको खूबसूरत दिखना होता है। तो ममता भी उसी में से एक थी। सरिता के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, फोन पे बातचीत भी होती रहती है, दोनों के बीच में काफी विश्वास होता है। तो इसी विश्वास का फायदा उठाकर जो है सरिता ठाकुर, करीब आज के 1-1.5 साल पहले की बात है, रवि ठाकुर से मिलवाती है। अब सरिता जब ममता को, पिंकी को रवि ठाकुर से मिलवाती है तो पिंकी और रवि ठाकुर की जो है दोस्ती हो जाती है। अब जब दोस्ती हो जाती है तो दोनों एक दूसरे का, यानी अपना अपना नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। नंबर जब एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो फिर ममता अपने घर चली जाती है और जिस प्रकार से पहले चलता था वैसे ही चलने लगता है। यानी समय समय पे ममता उसके ब्यूटी पार्लर पर आती है, बातचीत होती है। अब इधर जब रवि ठाकुर के पास ममता का नंबर हो जाता है तो रवि ठाकुर भी ममता को फोन करता है, और फिर ममता और रवि ठाकुर की दोस्ती हो ही गई थी सरिता के माध्यम से। तो ममता भी बात करने लगती है रवि ठाकुर से। कभी रवि ठाकुर जो है ममता को फोन करता है, कभी ममता रवि ठाकुर को फोन करती है। इसी प्रकार से दिनों दिन बात होती रहती है। वैसे जो है दोस्ती उनके बीच जो है गहरी होती जाती है, काफी विश्वास एक दूसरे के प्रति हो जाता है। अच्छा, जो नितिन था, ममता का पति, पिंकी का पति, वो अपने काम धंधे पे जाता था, घर पर रहता नहीं था, ममता अकेली रहती थी। वो, उसके भी बच्चे थे, छोटे थे। तो एक दिन जो है रवि ठाकुर ममता को जो है मिलने के लिए बुलाता है अपने यहीं पर, जो है जो लॉज था उसका, माँ वैष्णवी लॉज, वहां पे बुलाता है। तो ममता और रवि ठाकुर के बीच में कई बार जो है बातचीत हो चुकी थी, काफी जो है विश्वास हो गया था एक दूसरे पर। तो ममता जो है वो मान लेती है और फिर एक दिन जो है रवि ठाकुर के लॉज में जाती है। अब जब उसके लॉज में जाती है तो रवि ठाकुर उसका जो है काफी आवभगत करता है, स्वागत करता है, बातचीत करता है, मीठी मीठी बातें करने लगता है, और बातों बातों में उसे जो है उलझा देता है, और फिर फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसे मना भी लेता है। अब जब फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मना लेता है तो ममता जो है, पिंकी, वो मान जाती है, और फिर वहीं लॉज में, माँ वैष्णवी लॉज जो रवि ठाकुर का था, वहीं पर जो है ममता और रवि ठाकुर के बीच में फिजिकल रिलेशन बनता है। अब दोनों फिजिकल रिलेशन बना रहे होते हैं, उसी समय का जो है जो अश्लील वीडियो होता है वो चोरी छिपे रवि ठाकुर उसका भी बना लेता है। अब जब उसका वीडियो बना लेता है तो जिस प्रकार से अन्य महिलाओं को ब्लैकमेल करता था, अब ममता जो थी, पिंकी को भी ब्लैकमेल करने लगता है। बार बार फोन करता है, बुलाता है। तो 1-2 बार आई, उसके बाद में जब ज़्यादा बुलाने लगा तो ममता ने मना कर दिया। अब जब ममता ने मना कर दिया तो वही अश्लील वीडियो जो बना लिया था ममता का, जो है अपने साथ अवैध संबंध का, फिजिकल रिलेशन बनाते समय का, वो दिखाता है। अब जब ममता देखती है कि उसका जो है अंतरंग संबंधों का जो है गैर मर्द के साथ में जो है वीडियो बना लिया है, तो डर जाती है, घबरा जाती है। कोई भी महिला हो, लोक लाज का डर सभी को होता है। चोरी छिपे अवैध संबंध हो जाते हैं, फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से गैर मर्द के साथ या पति के साथ भी अगर फिजिकल रिलेशन तो होता ही है, अगर कोई वीडियो वायरल कर देता है तो भी बहुत शर्म की बात होती है, लोक लाज का डर सताने लगता है, और होता भी है। तो ममता ने जब अपना अश्लील वीडियो देखा रवि
ठाकुर के फोन में तो डर गई, घबरा गई लोक लाज के डर से। एक तरफ समाज में थू होगी वो, और दूसरी तरफ जो है उसके परिवार वाले देखेंगे, वो क्या कहेंगे। तीसरी तरफ उसके पति नितिन को जब पता चलेगा फिर क्या होगा, उसका घर टूट जाएगा। डर सताने लगा, अब क्या करें। अब जो रवि ठाकुर था, ये ममता को जब भी फोन करे तो ममता फोन पे बातचीत करे, विरोध करे, और तो बार बार वो रवि ठाकुर जो है ममता को वही वीडियो की जो है याद दिला दे, अगर नहीं मानोगी तो वीडियो वायरल कर देंगे। और इसी तरीके से जो है करीब 8-9 महीना बीत गया। ममता काफी परेशान, पिंकी काफी परेशान। इस चीज की जानकारी नितिन को बिल्कुल नहीं, पिंकी के पति को। तो जब 8-9 महीना बीत गया तो एक दिन जो है जो नितिन था वो घर पर था, और उसी समय ममता के नंबर पर यानी पिंकी के नंबर पर रवि ठाकुर का फोन आ जाता है। अब जब रवि ठाकुर का फोन आ जाता है तो ममता छुप छुप के उससे बात करने लगती है। नितिन सुन लेता है। अब उसे संदेह हो जाता है कि उसकी पत्नी के जो है किसी और के साथ संबंध हैं अवैध। तो वो पत्नी से बात करता है, पत्नी ना नुकुर करती है, यानी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती है, इधर उधर की बात घुमा देती है। तो वो समझ जाता है कि इसके अवैध संबंध हैं किसी के साथ में। तो कोई भी पति हो, उसके पत्नी के अगर किसी गैर मर्द के साथ में अवैध संबंध होंगे तो उसे खराब लगेगा। अब उसी दिन से नितिन और पिंकी के बीच यानी पति पत्नी के बीच में जो है विवाद शुरू हो गया। आए दिन विवाद होता था, झगड़ा होता था, बात मारपीट तक पहुंच जाती थी। अब इधर रवि ठाकुर बार बार उसको फोन करता था, वीडियो की धमकी देके परेशान करता रहे। अब ममता जो है ना इधर की ना उधर की बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब वो क्या करे। तो एक दिन करीब 1 साल ऐसा बीत गया लगभग। तो एक दिन ममता परेशान होकर ये पूरी कहानी जो है अपने पति को बता देती है, नितिन को, कि सरिता के ब्यूटी पार्लर पे जाती थी और सरिता जो है रवि ठाकुर से मिलवाया। गलती से 1 साल पहले रवि ठाकुर के साथ जो है ऑफिस का रिलेशन बन गया था, और उसी समय का जो है उसने एक वीडियो बना लिया अश्लील। अब वो वायरल करने की धमकी देता है। बहुत परेशान हूं मैं, 1 साल से परेशान कर रहा है वो, क्या करूं मैं। अब नितिन जब ये बात सुनता है तो उसका खून खौल उठता है। कोई भी पति हो, जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी का जो है किसी के साथ अवैध संबंध है, या कोई उसकी पत्नी को जो है इस तरीके से परेशान कर रहा है या बता रहा है, तो कोई भी हो सबको खराब लगेगा, हर पति को खराब लगेगा। तो पति पत्नी दोनों विचार करते हैं, सोचते हैं। यानी पति पत्नी के बीच पहले तो झगड़ा फसाद होता है, लेकिन बाद में जो है ठंडे दिमाग जब होता है तो बातचीत करते हैं और सोचते हैं कि इससे निजात कैसे पाया जाए। क्योंकि अब नितिन को भी डर सताने लगा था कि अगर ये वीडियो वायरल हो जाता है, उसकी पत्नी का गैर मर्द के साथ में अश्लील वीडियो वायरल हो जाता है, तो उसका भी जो है सामाजिक मर्यादा डाउन होगी, समाज में उसकी भी बड़ी थू होगी। उसको भी डर सताने लगा। तो फिर पति पत्नी दोनों लोग एक दिन सलाह करते हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो ये विचार बनता है कि जब तक ये वीडियो रहेगा तब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, रवि ठाकुर बार बार ब्लैकमेल करता रहेगा। तो फिर प्लान ये बनता है कि क्यों ना रवि ठाकुर को ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो जब ये बात जो है बातचीत होती है तो ममता बोल बैठती है कि रवि ठाकुर का ममता के जो है सरिता ठाकुर जो है ब्यूटी पार्लर चलाती है उसके साथ अच्छे संबंध हैं। और इस बात को यानी ममता और रवि ठाकुर के बीच जो रिलेशन था, इस बात को सरिता जानती है। अगर रवि ठाकुर को हटा दिया जाता है और सरिता रहती है तो किसी न किसी तरीके से हो सकता है उसके पास भी कोई ऑडियो हो अश्लील, या ऑडियो जो है अश्लील वीडियो हो, तो भी दिक्कत हो जाएगी। और अगर रवि ठाकुर को रास्ते से हटा दिया जाता है जो है सरिता रहती है तो उसे संदेह हो जाएगा और इससे पकड़े जाने का खतरा रहेगा। तो प्लान ये बनता है कि रवि ठाकुर और सरिता दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन कैसे? ये जब सहमति बन जाती है तो फिर सोचते हैं फिर कैसे हटाया जाए, कहाँ पर ये लोग एक साथ में मिलेंगे। तो ममता कहती है कि सरिता ठाकुर के घर पर, क्योंकि रवि ठाकुर सरिता ठाकुर के घर पर आता है और सरिता के साथ भी उसके संबंध हैं, लेकिन लोगों की नज़र में वो मुंह बोला भाई बहन है, लेकिन संबंध उनके साथ में भी है। ये बात करती है तो प्लान बनता है कि तो ठीक है,
रवि ठाकुर को जो है सरिता के घर पे बुला लिया जाए। लेकिन उस समय, जिस समय सरिता के घर पर कोई और ना हो, क्योंकि सरिता का अपना परिवार भी था, पति, एक बेटी, एक बेटा। जब बेटा यानी जो बच्चे हैं, बच्चे और उसका पति घर पर ना हो, सरिता अकेली हो, उसी समय जो है रवि ठाकुर को भी बुलाया जाए और फिर दोनों का जो है खेल खत्म कर दिया जाए जो है सरिता के घर पर। तो फिर डेट सुनिश्चित किया जाता है 6 दिसंबर, यानी इसी महीने में 6 दिसंबर का डेट जो है सुनिश्चित किया जाता है। अब 6 दिसंबर जब आ जाता है तो 6 दिसंबर को ममता रवि को फोन करने वाली थी, रवि ठाकुर को उसे फोन करके सरिता के घर पे बुलाने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि दोपहर के समय यानी 12 बजे के बाद सरिता घर पर अकेली रहती है। ये ममता को पता था, उसी समय फोन करके बुलाने वाली थी। लेकिन जब तक वो फोन करती, उससे पहले रवि ठाकुर का फोन आ जाता है ममता के नंबर पर। उस समय नितिन भी वहीं पर था। अब जब रवि ठाकुर ममता से बातचीत करने लगता है तो नितिन जो होता है, पिंकी का पति यानी ममता उर्फ पिंकी का पति, वो ममता से जो है यानी पिंकी से अपना फोन उसका फोन ले लेता है और वो रवि ठाकुर से बात करने लगता है और दोनों के बीच में जो है विवाद हो जाता है। और जब रवि ठाकुर को लगता है कि ये ममता का पति नितिन है तो फोन कट कर देता है और फोन कट करने के बाद ममता का जो नंबर था, जिस नंबर पे बात हो रही थी, उसे ब्लॉक कर देता है। अब जब ब्लॉक हो जाता है तो नितिन जो है यानी ममता के नंबर से दोबारा फोन नहीं लगता है, वो ममता के नंबर को ब्लॉक कर देता है रवि ठाकुर। तो नितिन अपने नंबर से जो है रवि ठाकुर को फोन करता है तो रवि ठाकुर जो है फोन नहीं उठाता है। तो इसी तरीके से जो है, अच्छा, जब वो फोन नहीं उठाता है तो ममता और नितिन दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है 6 दिसंबर को। तो फिर रवि ठाकुर और सरिता को जो रास्ते से हटाने की यानी कत्ल करने की जो साजिश थी 6 दिसंबर का, वो कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। और उधर जो रवि ठाकुर हो, ममता का नंबर ब्लॉक कर दिया था और जो नितिन था उसका पति, उसका नंबर उठा ही नहीं रहा था। तो ये हुआ कि जो है जब तक वो फोन उठाएगा नहीं, बात नहीं होगी, तब तक वो सरिता के घर पे आएगा कैसे। तो उस दिन कैंसिल हो जाता है 6 दिसंबर को। और फिर नितिन जो है बार बार उसे फोन करता है, 6 के बाद 7 को भी फोन करता है, 8 को फोन करता है, नितिन का फोन नहीं उठाता है। लेकिन 8 तारीख को जब ममता यानी पिंकी जब रवि ठाकुर को फोन करती है तो उसका फोन लग जाता है। और जब लग जाता है, रवि ठाकुर देखता है कि ममता का फोन है तो वो रिसीव कर लेता है और रिसीव करता है। फिर दोनों जो है, ममता और रवि ठाकुर दोनों बातचीत करने लगते हैं, मीठी मीठी बात होने लगती है। ममता की प्लानिंग और पति पत्नी की तो हो ही गई थी। अब ममता जो है उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है तो रवि ठाकुर को लगता है यानी मामला सेटलमेंट हो गया। तो यह भी पूछता है कि तुम्हारे पति को भी इसकी जानकारी हो गई है, हमारे रिलेशन की, दिक्कत हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे बातचीत करती है। तो ममता उससे कहती है उसकी फिक्र ना करो, पति को अगर जानकारी है तो रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आओ किसी दिन मौज मस्ती करते हैं, पति जानता है तो जानने दो। अब रवि को जब ये लालच देती है तो रवि तैयार हो जाता है और पूछता है कहाँ, कब कब मिलेंगे हम। तो जो ममता है वो रवि से कहती है, रवि ठाकुर से, कि वहीं सरिता के घर पे आ जाओ, सरिता ठाकुर की, वो दोपहर के बाद में आ जाओ, वहीं मिलते हैं और फिर बढ़िया मौज मस्ती करेंगे, सरिता रहेंगी, कोई दिक्कत भी नहीं है उनके सामने। रवि ठाकुर इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि रवि और सरिता के बीच में भी संबंध थे, लोगों के नज़र में वो मुंह बोले भाई बहन थे, लेकिन असली संबंध थे उनके बीच में भी। अब ये जानकारी जब ममता ये बात जब बोलती है तो रवि तैयार हो जाता है, यानी दोपहर के बाद सरिता के घर पर पहुंचने के लिए दूसरे दिन यानी 9 दिसंबर को। अब 9 दिसंबर आ जाता है, यानी 8 दिसंबर बीत जाता है। 9 दिसंबर को जो है ये नितिन और ममता यानी पति पत्नी दोनों जो है, तो नितिन की पूरी तैयारी करते हैं सरिता के घर जाने की। इनकी प्लानिंग तैयार हो जाती है कि आज सरिता और रवि ठाकुर को रास्ते से हटा देना है, यानी कत्ल कर देना है। और फिर वहीं पे एक चाकू का बंदोबस्त करते हैं और नितिन के पास में एक पल्सर मोटरसाइकिल होती है। फिर 9 दिसंबर को वही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उनका जो इलाका होता है देवनगर खजराना, यहाँ से पति पत्नी यानी पिंकी और नितिन दोनों उसी पल्सर मोटरसाइकिल से निकलते हैं और इंदौर के अशोकनगर में पहुँचते हैं। और फिर जहाँ पर ये रहती थी सरिता,
उसके घर से काफी पहले पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं और वहां से पति पत्नी दोनों ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो रिक्शा, और ऑटो रिक्शे से जो है सरिता के घर के सामने पहुंचते हैं। वहां पहुंचते हैं, ऑटो से उतर कर सरिता जो है वहां पे तीसरे महले पे रहती थी। अच्छा, इधर ममता सरिता को भी फोन कर देती है, दीदी मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। सरिता कहती है ठीक है आ जाओ, घर पर ही हैं। पहले से जानकारी थी सरिता को। अब जब यहाँ पहुंचते हैं, सरिता के घर के पास में ऑटो से उतरते हैं तो तीनों जो है सीढ़ियाँ चढ़कर तीसरे महले पे जाते हैं सरिता के घर पर। अब डोरबेल बजाते हैं तो सरिता जो है दरवाजा खोलती है तो ममता यानी पिंकी पहले घर के अंदर एंट्री करती है और बाद में जो है उसी के पीछे नितिन यानी उसका पति, ममता का पति भी एंट्री करता है। अब सरिता जो है वो घबरा जाती है क्योंकि ममता आज उसके घर पे आने वाली है, दोनों के बीच मुलाकात होगी। ये जानकारी रवि ठाकुर सरिता को भी जो है फोन पे बता देता है। सरिता को जानकारी थी ये। अब वो सोचती है कि इसका पति भी साथ में आया है ममता का और रवि ठाकुर भी आने वाला है, क्या पता अगर एक साथ में सभी लोग आ जाते हैं तो विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा क्या, इससे वो डर जाती है। झगड़ा विवाद हो जाएगा, इससे वो डर जाती है। अब वो क्या करे? तो जब तक वो कुछ सोचती है, विचारती है, तब तक जो नितिन होता है पिंकी का पति, तो वहीं सरिता के घर में एक छोटी सी मंदिर होती है जहां लोग पूजा पाठ करते हैं। वही मंदिर होती है, मंदिर के पास में जो है एक छोटी सी तलवार रखी होती है और पहले से उनके पास चाकू था जिसका बंदोबस्त करके आए थे। तो वही नितिन जो है वही मंदिर के पास से तलवार उठाता है और अपने पास जो चाकू लिए रहता है उसी चाकू से जो है एक के बाद एक कई बार सरिता पे करता है। सरिता बचने के लिए भागने का प्रयास करती है, जद्दोजहद करती है, लेकिन बच नहीं पाती है। कई बार होने के बाद में वहीं पर एक बेड होता है, पलंग बेड होता है, बेड पे सरिता गिर जाती है और तड़प तड़प कर जो है उसकी मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो फिर ममता और नितिन पति पत्नी दोनों जो है रवि ठाकुर के आने का इंतजार करने लगते हैं। ये 12 बजे के बाद की बात है। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, 3 घंटा बीत जाता है, रवि ठाकुर नहीं आता है। करीब 4 बजे के आसपास 9 दिसंबर को रवि ठाकुर जो है वहां पहुंचता है सरिता के घर पर। तो वहां पर जब पहुंचता है तो ममता उससे घर में आगे मिल जाती है। रवि ठाकुर को जब ममता आगे ही मिल जाती है तो फिर वो अंदर नहीं जाता है और रवि ठाकुर जब वहां पहुंचा था उससे पहले ही ममता अपने पति नितिन को वहीं छुपा देती है सरिता के घर में। सरिता की जो डेथ बॉडी होती है वो तीसरे कमरे में होती है, यानी एक अन्य कमरे में होती है। रवि ठाकुर वहां भी नहीं पहुंच पाया था, सरिता से मिल नहीं पाया था। सरिता जो है मौत हो चुकी है इसकी जानकारी उसे नहीं थी क्योंकि आगे ही ममता उसे पकड़ लेती है। अब यहाँ ममता और रवि ठाकुर के बीच में जो है मीठी मीठी बातें शुरू हो जाती हैं। अब इसी मीठी मीठी बातों में जो है उलझाकर जो ममता है पिंकी, वो रवि ठाकुर के जो है एक एक करके सारे कपड़े उतरवा देती है। यानी जो रवि ठाकुर होता है वो पूरी तरह से वस्त्रहीन हो जाता है। अब जब वो वस्त्रहीन हो जाता है तो रवि ठाकुर ममता से भी कहता है तुम भी अपने कपड़े मतलब उतारो। तो ममता कहती है मैं उतार दूंगी, पूरा कपड़ा उतार दूंगी, लेकिन एक शर्त है। रवि कहता है क्या? कहता है कि तुम अपने आंखों पे पट्टी बांध लो और उसके बाद मैं पूरा कपड़ा उतार दूंगी, फिर पट्टी में खुलवाऊंगी, फिर देखिएगा और फिर मौज मस्ती करेंगे। रवि ठाकुर इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में ममता जो है पिंकी रवि ठाकुर की आंखों पे पट्टी बांध देती है। पट्टी बांधने के बाद वहीं पे उसका पति नितिन छुपा हुआ था, उसे इशारा करती है और फिर नितिन जो है वहां पहुंचता है तो वही तलवार जो सरिता के घर में मंदिर के पास में रखी थी उसी तलवार से और जो खुद चाकू लेके गया था उसी चाकू पे जो है एक के बाद एक रवि ठाकुर पे जो है वार करना शुरू कर देता है और इसमें उसकी पत्नी ममता भी मदद करती है। अब रवि ठाकुर बचने का काफी प्रयास करता है लेकिन बच नहीं पाता है। काफी वार उस पर हो चुके थे, वो लहूलुहान हो चुका था और लहूलुहान होके जो है वहीं सरिता जिस कमरे में जिस बेड पे पड़ी थी उसी बेड के पास में जो है फर्श पे रवि ठाकुर जो है गिर जाता है और तड़प तड़प के जो है उसकी भी मौत हो जाती है। अब जब रवि ठाकुर की मौत हो जाती है तो फिर ममता और नितिन ये दोनों
जो सरिता थी, सरिता की डेथ बॉडी, उसे भी अर्धनग्न कर देते हैं इस उद्देश्य से, ताकि जब लोग देखेंगे तो रवि ठाकुर को निर्वस्त्र और ममता को अर्धनग्न, तो उनको सभी को ऐसे यही लगेगा कि अवैध संबंधों के चक्कर में जो है ये कत्ल दोनों का हुआ है। और इसका आरोप जो है शायद जो सरिता है, सरिता के पति या उसके परिजनों पे ही जाएगा, यानी ममता और नितिन पे जो है लोग संदेह नहीं जताएंगे। इस इरादे से उसे भी अर्धनग्न कर देते हैं। और उसके बाद में सरिता की मोबाइल लेते हैं, ममता लेती है। ममता जो है सरिता की बेटी को भी जानती थी, इश्का को, उसका मोबाइल नंबर भी जानती थी। तो सरिता के ही मोबाइल नंबर से उसकी बेटी इश्का को जो है एसएमएस करती है घर जल्दी वापस आने के लिए। एसएमएस करने के बाद में सरिता की मोबाइल और रवि ठाकुर की मोबाइल, क्योंकि रवि के ठाकुर के मोबाइल में उसका अश्लील वीडियो था और उसे सरिता पे भी संदेह था। उसे लगा शायद सरिता की मोबाइल में भी उसका कुछ संदेहास्पद जो है चीज हो, कोई वीडियो वगैरह या ऑडियो वगैरह हो। तो दोनों का मोबाइल जो है ले लेते हैं और लेकर वहां से निकल जाते हैं। और नीचे जब आते हैं, घर के नीचे आते हैं, तो वहां से ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो पकड़कर जहां पल्सर मोटरसाइकिल अपनी रोके थे वहां पहुंचते हैं। वहां से पल्सर मोटरसाइकिल उठाते हैं और पति पत्नी दोनों लोग यहाँ देवनगर में जो खजराना है, वहां जहां घर था इन लोगों का, वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद में ये पति पत्नी दोनों जो है जब कत्ल कर रहे थे तो उनके कपड़ों पे खून की छींटे वगैरह पड़ी थी। उन कपड़ों को जो है उतारते हैं और वहीं अपने घर की छत पर लेके जाते हैं। और मोबाइल जो दोनों लेके जाते हैं, सरिता और इसके रवि ठाकुर के, उस मोबाइल को तोड़ देते हैं और फिर अपने कपड़े और दोनों की मोबाइल वहीं पे पेट्रोल डाल के जला देते हैं। और उसके बाद में उस राख को एक प्लास्टिक बैग में पैक करके वहीं उनके घर के पास में ही एक खाली मैदान होता है, वहां ले जाकर जो है फेंक देते हैं। अब इधर 5 बजे के आसपास की ये घटना है, इनका रवि का और जो है सरिता का जो है कत्ल हुआ था। और वहां से ये लोग निकल गए थे, यानी नितिन और उनकी पत्नी ममता वहां से निकल गई थी। अब इधर 6 बज जाते हैं, 5 के बाद 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं। फिर 8:30 बजे के आसपास में सरिता की बेटी इश्का घर पर पहुंचती है। यहाँ पहुंचती तो दरवाजा खुला हुआ था। जैसे घर के अंदर जाती है, कमरे के अंदर देखती है, तो उसकी माँ सरिता और रवि ठाकुर, जो पहले से इश्का जानती थी उसे कि वो जो है उसकी माँ से मिलने आता था, दोनों की जो है खून से लथपथ डेथ बॉडी पड़ी मिलती है। वो चीखने लगती है। तत्काल जो है अपने पिता ऋषि को फोन करती है, घटना की जानकारी देती है। और तुरंत जो है जो स्थानीय जो है थाना होता है, एरोड्रम थाना, पुलिस को जो है सूचना देती है, घटना की जानकारी देती है। तो कुछ ही देर में सरिता का पति ऋषि भी वहां पहुंच जाता है, पुलिस की टीम भी वहां पहुंच जाती है एरोड्रम थाने की जो है। और कुछ ही देर में जो है ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। आसपास पूरा सनसनी फैल जाती है कि विशाल सोनी के मकान में रहने वाले जो किराएदार हैं, यानी जो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली ये सरिता ठाकुर थी, उनका जो है कत्ल हो गया। इसकी जानकारी जब आसपास के लोगों को होती है, पूरा सनसनी फैल जाती है। और उसके बाद में पुलिस जो है सरिता ठाकुर और रवि ठाकुर के डेथ बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। वहाँ पे पुलिस के साथ में फॉरेंसिक टीम भी पहुँचती है और जो साक्ष्य वगैरह होते हैं इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में जो कागजी कार्रवाई होती है स्थानीय स्तर पर, पुलिस पूरा करके फिर दोनों के डेथ बॉडी को हॉस्पिटल भेज देती है मोर्चरी के लिए, क्योंकि रात का समय था, पोस्टमार्टम उस समय नहीं हो सकता था, दूसरे दिन पोस्टमार्टम होता। अब इधर डेथ बॉडी को जो है मोर्चरी में भेजने के बाद में जो है, अच्छा, शहर में जो है इतनी बड़ी घटना होने के बाद इसकी सूचना जब आला अधिकारियों को होती है, तो देखते ही देखते कुछ ही देर में जो शहर के पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। पूरे शहर में जो है सनसनी जैसी स्थिति हो जाती है, पूरा जो है खबर फैल जाती है कि अशोक नगर में जो है डबल मर्डर हो गया। अब पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ जाता है। अब एरोड्रम थाना पुलिस जो है जांच पड़ताल में लग जाती है और जांच पड़ताल जब करती है तो मात्र 6 घंटे में जो है पुलिस इन दोनों आरोपियों को, पति पत्नी यानी नितिन और ममता को जो है
हिरासत में ले लेती है। यहीं देवनगर के खजराना मेरे जो इनका घर था, घर से ही इनको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेके जो है थाने आ जाती है। अच्छा, 6 घंटे में पुलिस पकड़ लेती है, ये बताना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस 6 घंटे में पुलिस को काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। करीब वहां पर सैकड़ा से ज्यादा, करीब 1 सैकड़े से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा जो है चेक किया, खंगाला। करीब 50 से ज्यादा संदेहास्पद लोग जो होते हैं उनको हिरासत में लेके पूछताछ किया। उसके बाद में जो है नितिन और ममता पति पत्नी के जो है इस घटना में शामिल होने की जो है जानकारी मिली। उसके बाद में पुलिस की टीम यहाँ देवनगर के खजराना पहुंचती है इनके घर पर, इन्हें वहां से हिरासत में लेके थाने आ जाती है, यहाँ एरोड्रम। यहाँ थाने में आकर जब पूछताछ करती है तो दोनों पति पत्नी जो है इस पूरी घटनाक्रम का, यानी जो कहानी है, पूरी कहानी जो है पुलिस को बताते हैं। और उसके बाद में जो है पुलिस इन्हें संबंधित धाराओं में जो है इनके ऊपर केस दर्ज करती है और उसके बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके अगले दिन इन्हें कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट से इन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यही है आज की हमारी कहानी, और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।